बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा। अच्छा, आज की हमारी इस डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, या वो कौन-कौन से बॉडी के सिस्टम हैं जो कि ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आपकी किताब में लिखी हुई है, तो हम उनके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अल्लाह ना करे कि हम में से अगर कोई लंग्स का पेशेंट हो, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके लंग्स को पहले क्लिनिकली ऑब्ज़र्व करता है। यानी कि वो आपकी चेस्ट के ऊपर एक अदद इंस्ट्रूमेंट रखता है जिसका नाम स्टेथोस्कोप है, जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हो कानों वाली हैंड फ्री। अच्छा, वो हैंड फ्री आपके ऊपर रख के वो आपसे कह रहा होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने साँस को होल्ड करो, या कभी वो आपसे कहता है कि आप जो साँस है थोड़ा-सा तेज़ लो, या कभी वो आपसे कहता है कि साँस जो है वो आप थोड़ा-सा स्लो लो। तो इट मीन्स कि ये ऑब्ज़र्व हो रहा है कि हम जो है अपने साँस लेने वाले अमल को थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम उसको तेज़ भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उसको स्लो भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के कंट्रोल को क्या कहा जाता है? वॉलंटरी कंट्रोल। लेकिन देखो, एक हद होती है, उस हद तक आप अपने साँस को कंट्रोल करते हो, उसके बाद जो है फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है? कंट्रोल होने लग जाता है। तो इस टाइप के कंट्रोल को क्या कहा जाता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो यानी कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए हमारा जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है वो वॉलंटरी है, फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है? इनवॉलंटरी, यानी हमारे बस में नहीं होता, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? कंट्रोल होता है। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक हमारे पास ब्रीथिंग होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें 3 सिस्टम की कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक तो नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन, दूसरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोऑर्डिनेशन, और तीसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अच्छा देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो हमारे लंग्स खुद आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम का मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर का मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या है? लंग्स हैं। अब आपको पता है कि ये हमारा माउथ है और ये हमारे लंग्स हैं, और मान लेते हैं कि ये बॉडी का पूरा रिमेनिंग हिस्सा है। अब हमने पहले तो क्या करनी है? माउथ से ऑक्सीजन को लेना है और लंग्स तक पहुँचाना है। फिर लंग्स से ऑक्सीजन को लेना है, फिर पूरी बॉडी तक पहुँचाना है। तो आपको क्या लगता है कि ये हवा, ये ऑक्सीजन खुद ब खुद आ रही है? तो नहीं, इसके लिए हमें एक अदद चाहिए मीडियम, और वो मीडियम हम किससे बनाते हैं? ब्लड को बनाते हैं। और ब्लड किसके अंदर घूमता है? ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है। इसको पीछे से ब्लड को धक्का कौन देता है? इसको हार्ट धक्का देता है। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड खुद, ये तीनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हो गई, इन दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन हो गई। बाकी बचा नर्वस सिस्टम, इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, सही है? अच्छा, ये कहता है कि हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो आपने याद रखना है, तब इंक्रीज होता है जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है जब बढ़ती है, तो आपने याद रखना है कि उससे फिर हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यानी कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस। और आपसे पूछा भी जाता है ये कई बार कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए जो स्टिमुलस होता है, जो सिग्नल होता है, वो कौन किसका होता है? तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और वो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस का होता है। अच्छा देखो बेटा, ये हमारी ब्लड वेसल है ना, अब इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है या हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है? इस ब्लड वेसल को कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है? तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इनके अदद कुछ ऐसे सेल लगाए हुए हैं जो कि इन केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। कुछ खास, कुछ स्पेशल सेल लगे हुए हैं, और उन सेलों को कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स। और इन कीमो रिसेप्टर्स अलग अलग किस्मों के होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे ये जो खास सेल लगे हुए हैं ना, इनके अलग अलग क्या होते हैं? नाम होते हैं। तो उन्हीं में से एक नाम है एओर्टिक बॉडीज का, और दूसरा नाम है कैरोटिड बॉडीज का। बेटा, ये जो दोनों आपके हैं ना, ये दोनों कीमो रिसेप्टर्स हैं। इनका काम होता है कि ब्लड के अंदर ये केमिकल की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, और केमिकल भी इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरा हाइड्रोजन आयंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों जो रिसेप्टर हैं ये हमारी कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर लगे हुए होते हैं, तो आप मुझे कहोगे कि सर ये हमारा हार्ट है, और इस हार्ट से एक हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। अच्छा, फिर इस एओर्टा से क्या होता है? छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं, उन्हीं में से एक आर्टरी निकल के आपके हेड की तरफ जाती है, आपके ब्रेन की तरफ जाती है। तो हेड की तरफ जाने वाली आर्टरी को कहा जाता है कैरोटिड आर्टरीज, सही है?
वो आर्टरी जो कि आपके हेड की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ जाती है, उन्हें कैरोटिड आर्टरीज कहा जाता है। और वो आर्टरी जो कि आपके दिल से निकलती है, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरियों से एओर्टा कहा जाता है। अब ये दो जो कीमो रिसेप्टर हैं, इसमें से ये जो एओर्टिक बॉडी है ये आपका एओर्टा में लगा हुआ होता है, और ये जो कैरोटिड बॉडी है ये आपका कहाँ लगा हुआ होता है, कैरोटिड बॉडीज में। और इनका काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को और हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सही है। अच्छा, फिर होता क्या है, ये कहता है कि ये रिसेप्टर्स जैसे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट बढ़ गई है, तो ये मैसेज देते हैं किसको, मेडुला ऑब्लूगेंटा को। बेटा ये जो मेडुला ऑब्लूगेंटा है ना, ये आपके ब्रेन का एक वाइटल पार्ट है, आपके ब्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बॉडी के वाइटल फंक्शन होते हैं ना, जैसे ब्रीथिंग हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन हो गई, हिकअपिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये जितने भी मेजर वाइटल काम आपकी बॉडी के होते हैं ना, वो सारे ये मेडुला ऑब्लूगेंटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये मेडुला ऑब्लूगेंटा किसका पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट है। तो देखो हमारा नर्वस सिस्टम भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, बहरहाल देखो ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट को किया डिटेक्ट और मैसेज दिया ब्रेन के जिस पार्ट को, उसका नाम क्या है, मेडुला ऑब्लूगेंटा। अब ये मेडुला ऑब्लूगेंटा क्या करेगा, पहले इस मैसेज को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद अब ये सोचेगा कि मैं किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट को ब्लड के अंदर कम करूं। तो जाहिर सी बात है, ये कहेगा क्यों ना मैं इसकी एक्सहेलेशन करवाऊं। जब मैं एक्सहेलेशन करवाऊंगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। और जब मैं इनहेलेशन कराऊंगा तो हाइड्रोजन आयंस को भी कहीं ना कहीं मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो बहरहाल होता क्या है कि जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन आयंस की बढ़ जाती है तो कीमो रिसेप्टर्स मैसेज देते हैं मेडुला ऑब्लूगेंटा को। मेडुला ऑब्लूगेंटा उस मैसेज को पढ़ता है, फिर ये खुद एक बिजली की तरह का मैसेज जनरेट करता है जिसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है या इम्पल्स कहा जाता है। बेटा ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है, जो एबिलिटी जो सिर्फ ब्रेन के सेलों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ही प्रोड्यूस करते हैं। इंटर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसका पूरा जिक्र है, तो इंशाल्लाह हम इसको वहां डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आप ये याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और हाइड्रोजन आयन की अमाउंट ज्यादा थी, इनको कीमो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, मेडुला ऑब्लूगेंटा को दिया, मेडुला ऑब्लूगेंटा ने इस मैसेज को पढ़ा और फिर इसने मैसेज दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है। अच्छा, ये मैसेज इसने किसको दिया, ये मैसेज देगा इंटरकोस्टल मसल्स को। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज देगा तो आपका क्या शुरू हो जाएगा, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पिछली वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, किस तरह से नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के जरिए हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से बेटा देखो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, वो मैसेज देगा इंटरकोस्टल मसल्स को। तो जब आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन अंदर चली आती है। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने से, रिलैक्स होने से क्या होता है, ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर बता चुका हूं, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। हम एक छोटा सा और टॉपिक भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है एयर को स्टोर करने की, तो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया है। हमारी सिंटेक्स के अंदर लिखा गया है कि हमारे अंदर 5 लीटर हवा स्टोर करने की एबिलिटी होती है, जबकि फेडरल के अंदर लिखा गया है 6 लीटर हवा जो है वो स्टोर करने की क्या होती है, लंग्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, जिसे हम 500 सेंटीमीटर क्यूब या 5000 या 6000 सेंटीमीटर क्यूब से भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी आप और मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, तो जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो हम कितनी हवा जो है वो अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं, तो हमारे पास 1/2 लीटर है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान हम जो एयर अपने अंदर इनटेक करते हैं या हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हवा की फॉर्म में, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, हमारे पास जो ब्रीथर होते हैं, जो स्विमर होते हैं, जो एथलेट्स के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो आपको पता है कि बड़ी ही डीप ब्रीथ के साथ वो अपना मैकेनिज्म चलाते हैं। तो जब वो डीप ब्रीथ लेते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लीटर तक की हवा अपने अंदर ले भी सकते हैं और 4 से 5 लीटर जो है हवा वो अपने आप से बाहर निकाल भी सकते हैं। इसको कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सारी की सारी 6 लीटर क्यों नहीं निकल जाती, 1 लीटर पीछे क्यों रह जाती है। तो बेटा आप सब लोगों को पता है
कि हमारी जो थोरेक्सिक कैविटी है वो कभी भी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। हमारी जो रिब्स हैं, उनके मसल्स, उन जो रिब्स के जॉइंट हैं, वो कभी भी कंप्लीट मूव नहीं करते। इस तरह से हमारी रिब्स नहीं बन जाती। तो हमारी रिब्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर मान लेते हैं कि हमारे लंग्स से सारी हवा जब निकल जाएगी, तो हमारे लंग्स इस तरह से नहीं रहेंगे, हमारे लंग्स इस तरह से कोलैप्स हो जाएंगे और फटने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए लिहाजा थोड़ी सी हवा हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है। और कितनी रह जाती है? 1 लीटर तक की जो हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिडियल वॉल्यूम कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेजिडियल वॉल्यूम कितना होता है, या ये भी पूछा जाता है कि रेजिडियल वॉल्यूम हम कहते हैं किसको हैं, या ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि रेजिडियल वॉल्यूम क्यों थोरेक्सिक कैविटी के अंदर रह जाता है। क्योंकि हमारी थोरेक्सिक कैविटी बेटा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाती, रिब्स कंप्लीट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं करती। और उसके अलावा अगर कर भी जाएंगी तो हमारे लंग्स आपस में क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा, उसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा जो डेड बॉडी होती है वो पानी के अंदर तैर रही होती है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन यही आपका रेजिडियल वॉल्यूम है। इसी रेजिडियल वॉल्यूम की वजह से जो डेड बॉडी होती है वो वाटर के ऊपर क्या कर रही होती है? इजीली फ्लोट कर रही होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं लंग्स के, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा